नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल लोधा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम 21 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये इसी श्रृंखला का 22वां वीडियो है। दोस्तों, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव से संबंधित थे। आज हम 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति से संबंधित है। ठीक है, यानी कि देशी जो रियासतें थी उनके प्रति ब्रिटेन की जो है नीति किस प्रकार की रही या कंपनी की नीति किस प्रकार की रही, इससे संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, ये टॉपिक रीट सेकंड लेवल में ऐसा का ऐसा ही दे रखा है, तो इसी के आधार पर हम चल रहे हैं। हालांकि ये जो प्रश्न हैं ये किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और इसमें हमने राजस्थान बोर्ड की जो 12वीं की इतिहास की किताब है उसमें भी इससे संबंधित कुछ मैटर है, तो उसको भी सारा इसमें समाहित किया है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं SIRS, UPSC या इतिहास से संबंधित कोई सा भी पेपर या जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, रिंग फेंस की नीति का निर्माता किसे कहा जाता है? रिंग फेंस की नीति का निर्माता किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों। तो कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों, जो सुरक्षित घेरे की नीति या रिंग फेंस की जो नीति थी इसका जो प्रारंभ करने वाला या निर्माता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग ही जो है यही जो है प्रथम गवर्नर जनरल है दोस्तों, है ना। प्रथम गवर्नर जनरल है। कहाँ का गवर्नर जनरल है? तो दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिंग था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सुरक्षित घेरे की नीति का काल माना जाता है, यानी कि रिंग फेंस की नीति का जो काल है वो क्या है? तो ये काल है दोस्तों, देखिए 1757 से 1813, 1813 से 1858, 1858 से 1947 और 1858 से 1919। तो दोस्तों, इसका काल है 1757 से 1813, 1757 से 1813। दोस्तों, जो ब्रिटिश काल है उसमें 3 तरह की नीतियां हमको देखने को मिलती हैं। उनका जिक्र हम आगे वाले वीडियोज़ में करने वाले हैं, तो आप इंतज़ार करिए, थोड़ा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी मैं ये सुरक्षित घेरे की नीति के संबंध में बता देता हूँ कि दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में और बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। इसके बाद में जो है कंपनी जो है एक व्यापारिक कंपनी से साम्राज्यवादी कंपनी में परिवर्तित हो रही थी। तो इस दौरान इन्होंने कुछ क्षेत्र जीत लिए थे, बंगाल, उड़ीसा वगैरह। तो ऐसे में इन्होंने जो भारत में अन्य साम्राज्य भी थे, जैसे मराठा साम्राज्य थे, जैसे मराठा थे। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य उस समय बहुत पावरफुल था। तो अंग्रेज़ों के और इनके बीच में, यानी कि बिहार, बंगाल और इनके बीच में कुछ ऐसे राज्यों का इन्होंने उत्पन्न किया, या उन राज्यों को इन्होंने जीता नहीं, उन राज्यों को बीच में बफर स्टेट के रूप में प्रयोग में लाए, ये है ना, सुरक्षित घेरे की नीति के अंतर्गत। जैसे उड़ीसा और बंगाल पर तो अंग्रेजों का आधिपत्य था, लेकिन अवध जो था, क्या था? अवध को इन्होंने एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया सुरक्षित घेरे की नीति के तहत। ठीक है, यानी कि दूसरे जो पावरफुल राज्य थे उनके और इनके बीच में कमज़ोर राज्यों का होना, यही बफर स्टेट है दोस्तों। ठीक है, इनको जो है एक तरीके से इससे सुरक्षा होती थी, क्योंकि ये जो बड़े राज्य हैं अंग्रेजों पर आक्रमण करने से पहले इन पर आक्रमण करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है सुरक्षित घेरे की नीति जो है
इसका आंसर है 1757 से 1813। 1757 से 1813 है इसका काल है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अवध अंग्रेजी राज्य व मराठा राज्य के बीच एक था, क्या था बताइएगा? मध्यस्थ राज्य, बफर स्टेट, अधीनस्थ राज्य, कोई नहीं, अभी चर्चा की हमने, बफर स्टेट था। क्या था? बफर स्टेट, जिसे वर्तमान में भारत, क्या भारत और चीन के बीच में जो नेपाल है वो क्या है? एक बफर स्टेट है। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने अवध की बेगमों से जबरन धन की वसूली की? बताइएगा। कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 1792 के बीच में हुआ था, और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। और इस समय जो अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की है, जो कि स्थायी भूमि बंदोबस्त लागू किया था इन्होंने। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है दोस्तों। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की? कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेजली। तो किसने प्रारंभ की बताइएगा? छठे में किसने प्रारंभ की है? वेलेजली ने जो है सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की। और सबसे पहले 1798 में जो सहायक संधि की थी वो हैदराबाद से की थी। किससे? हैदराबाद से। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से किसी भी परीक्षा में आ सकता है। तो दोस्तों इसके बाद में जो है मद्रास से संधि की थी इन्होंने। किससे? मद्रास से की थी। और मद्रास के बाद में फिर किससे की थी? सॉरी, मद्रास से नहीं, मैसूर से की थी। किससे की थी? मैसूर से। टीपू सुल्तान जो है इसको चौथे युद्ध में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हरा दिया था। और वहाँ का एक शासक था कृष्णराज, उसको बना करके, पुराना राजवंश था, उसको शासक बना के और उससे सहायक संधि कर ली थी। तो इसको ध्यान रखने का तरीका है HMT। सबसे पहले हैदराबाद से की, फिर मैसूर से की और फिर तंजौर से की। ये ध्यान रखना, HMT से ध्यान रखना। ये तीन क्रमशः है सहायक संधि करने वाले भारतीय राज्य थे, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक संधि के तहत देशी रियासतों में अंग्रेजी फौज रखी जाती थी। बिल्कुल सही है। एक अंग्रेजी रेजिडेंट देशी रियासतों में रखा जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। देशी रियासतों को किसी विदेशी से संबंध बनाने की मनाही थी। बिल्कुल सही है। कंपनी द्वारा रियासतों की सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। ये भी सही है। देशी रियासतों का राजस्व तथा प्रशासनिक कार्य कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया था। ऐसा नहीं था दोस्तों, ये जो कार्य थे ये देशी रियासतों के पास ही था। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं उपयुक्त में से कौन से कथन सहायक संधि की शर्तों को स्पष्ट करते हैं। तो कौन से करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाली रियासत थी। कौन सी रियासत थी बताइएगा? अभी हमने चर्चा की है, हैदराबाद थी। कब? 1798 में। फिर उसके बाद में मैसूर ने 1799 में, और फिर तंजौर ने। फिर कौन थी? तंजौर। ठीक है, उदयपुर वगैरह ये बाद में थी। दोस्तों कमेंट करके बताइए मुझे कि राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की और कब की? सबसे अंत में किसने स्वीकार की और कब की? ये कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9वां, किस गवर्नर जनरल ने रिंग फेंस की नीति का त्याग कर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति प्रारंभ की? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किसने प्रारंभ की? लॉर्ड मैकाले, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स और डलहौजी। तो दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स।
1813 से और 1858 के बीच में एक नई नीति लागू की अंग्रेजों ने, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, यानी अधीन कर लिया उनको, किनको, देसी रियासतों से, और उनको आपसी देसी रियासतों के बीच में जो संबंध था उनको पृथक कर दिया। तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, ठीक है दोस्तों, वो आपस में एक नहीं हो सकते थे। 10वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने व्यापकत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, ठीक है, लागू किया? किसने किया? लॉर्ड मैकाले, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स और डलहौजी। तो दोस्तों हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, उस टाइम पे भी इसको देखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था एक व्यापकता का सिद्धांत 1857 की क्रांति का। तो इसको जो लागू किया था वो डलहौजी ने लागू किया था। किसने? डलहौजी ने। डलहौजी का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1848 से और 1856 तक था, और इसने भारतीय प्रशासन में बहुत ज़्यादा उठापटक की, बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डलहौजी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब हुआ? बताइएगा कब हुआ? 1848, 1856, 1854, 1847। तो कब हुआ? 1856 में हुआ। और दोस्तों ये गोद निषेध प्रथा के तहत नहीं हुआ था, ध्यान रखना इसको, ठीक है। व्यापकत के सिद्धांत के तहत नहीं हुआ था, हड़प नीति के तहत नहीं हुआ था। इसका जो हुआ था ये कुशासन के आधार पर इसको क्या किया था? इसको हड़पा था। कुशासन के आधार पर इसको अंग्रेजी साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, ये ध्यान रखना। गोद निषेध प्रथा से इसको नहीं हड़पा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी चर्चा की है इस प्रश्न की। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सतारा, जैतपुर, संभल, झांसी, उदयपुर, उक्त रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का सही क्रम क्या है? क्या है दोस्तों बताइएगा। मैं बता देता हूँ इनका जो क्रम है दोस्तों, ये 5-6 रियासतें हैं। सबसे पहले सतारा, ठीक है, फिर जैतपुर, फिर संभल, और फिर बाघाट, फिर है उदयपुर, फिर है झांसी, और फिर है नागपुर। ये रियासत है दोस्तों, इनका क्रम यही है, ये ध्यान रखना। यदि आप याद रख सको तो ये पढ़ने में आ रहा है जैसा कि सजे, सब, उझाना, ठीक है। अब इनको मैं वर्ष भी बता देता हूँ। जो सतारा है इसको 1848 में मिलाया था, ठीक है। और जो जैतपुर है इसको 1849 में मिलाया था, और संभल को भी 49 में मिलाया था, बघाट को 50 में मिलाया था, उदयपुर को 52 में मिलाया था। उदयपुर को कब मिलाया था? 1852 में। और झांसी को कब मिलाया था? झांसी को 53 में मिलाया था। कब? 53 में। और नागपुर को 54 में मिलाया था। ये सन भी याद रखना दोस्तों आप, सजे, सब, उझाना, इस तरीके से याद रख लेना आप, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सजे यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। और ये पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। फिर चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा। और 5वें नंबर पर कौन सा आएगा? झांसी आएगा। 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4 किस में है? बी वाले में है। यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, भारतीय रियासतों के साथ 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश नीति को संज्ञा दी जाती है। कौन सी संज्ञा? अधीनस्थ पार्थक्य की, अधीनस्थ संघ, रिंग फेंस संघ की नीति। तो दोस्तों दो तो हम देख चुके हैं, 1857 से और 1919 के बीच की जो नीति है उसको हम अधीनस्थ संघ की नीति के नाम से जानते हैं। अधीनस्थ संघ कब से? 1858 से और 1919 के बीच की जो नीति है उसको अधीनस्थ संघ की नीति के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मतलब 1857 की क्रांति के बाद में बिल्कुल देसी रियासतों को विश्वास में ले लिया था, एक तरीके से अधीनस्थ संघ बना लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 14वां, अधीनस्थ संघ की नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा। लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंग, हेस्टिंग्स और डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग होगा दोस्तों, क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में नए क्षेत्रों को जीतना बंद कर दिया। बिल्कुल सही है। देसी रियासतों के प्रति उदारता की नीति
अपनाए। बिल्कुल सही है। देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रायः बंद कर दिया। ये भी सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो उपयुक्त कभी सभी जो कथन है वो क्या है दोस्तों, सही है। दोस्तों लॉकडाउन का दौर चल रहा है और दोस्तों अभी भर्तियों के बारे में जो है कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि इस दौरान जो जो छात्र या जो अभ्यर्थी अच्छी तैयारी कर लेंगे, भविष्य में वो ही प्रतियोगिता में बने रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है दोस्तों। इसमें आपको इधर उधर के काम भी ज़्यादा नहीं करने पड़ रहे हैं। और दूसरी गर्मियों का टाइम है, ये टाइम जो है शादी समारोह का जो टाइम था वो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई के टाइम में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि शादी समारोह वगैरह हो नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही स्वर्णिम समय आप कह सकते हैं। हालांकि भर्ती परीक्षाओं में निश्चित रूप से समय लग सकता है, लेकिन पढ़ाई में कोई गुंजाइश नहीं है। पढ़ाई आपको हमेशा जारी रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा के लास्ट टाइम पे जो है आपको बहुत कम समय मिल पाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सारी चीज़ें हमको पहले ही क्लियर करनी होती हैं, ठीक है दोस्तों यदि आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं सेकंड L2 की, तो मैं निश्चित रूप से आपसे ये कहूँगा कि आपको छठी से और जो 10वीं तक की जो किताबें हैं एसएसटी की, वो निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। कहीं भी आपको किसी के भी भरोसे नहीं रहना है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो दोस्तों। खुद के पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि मैं 6 से और 10वीं तक की जो किताबें हैं उनका टेस्ट लूँगा क्रम से, जैसे पहले लिया था मैंने छठी का। जब ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद में जैसे अभी इतिहास वाला पोर्शन ख़त्म होने वाला है, फिर पॉलिटी वाला कर देंगे और फिर ज्योग्राफी वाला। तो ये ख़त्म होने के बाद में फिर मैं छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं का पूरा कोर्स करवाऊँगा, लेकिन वो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से ही करवाऊँगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, रिंग फेंस नीति के तहत अंग्रेजों के भारतीय रियासतों के संबंध थे किस तरीके के थे? बराबरी पर आधारित, अधीनस्थ आधारित, रियासतें सर्वोच्च थी या कंपनी सर्वोच्च थी? तो दोस्तों ये बराबरी पर आधारित थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, सिंध का भारत में कब विलय किया गया? कब किया गया दोस्तों? 1856, 1843, 1835, 1848। तो ये 1853 में किया गया। कब किया गया? सॉरी 1843 में किया गया, 1843 में किया गया। और इस समय एलन बरो कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। और 1843 में एक और बड़ा काम हुआ था, वो था दास प्रथा अधिनियम। इस टाइम पे आया था और वो अधिनियम नंबर 5 था, ठीक है। पहले पढ़ चुके हैं इस संदर्भ में। अगला प्रश्न है 18वां, पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब किया गया? दोस्तों दो अंग्रेजों के साथ और जो सिख थे उनके साथ में 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। तो अंतिम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसके बाद में जो है 1849 में जो पंजाब राज्य था उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1914, 1943, 1935, 1848। तो इसका आंसर है 1914 में। जो मैक-मोहन लाइन है, इसका निर्धारण तिब्बत और भारत के बीच में भारत चीन सीमा के रूप में निर्धारण हुआ था, ठीक है दोस्तों। 20वां और लास्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई? ठीक है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए, यानदबू, गंडमक, संगोली या संगोला बसीन? तो दोस्तों ये जो संधि थी ये थी संगोला। कौन सी? संगोला थी। ये जो संधि हुई थी 1816 में हुई थी, ठीक है। 1816 में हुई थी। किसके साथ में? नेपाल के साथ में। और भी बता देता हूँ मैं दोस्तों, जो यानदबू संधि थी ये संधि बर्मा के साथ हुई थी। कब? किसके साथ हुई थी? बर्मा के साथ हुई थी और ये हुई थी 1826 में, ठीक है। और गंडमक जो संधि थी ये अफ़गानिस्तान के साथ हुई थी और ये 1879 में हुई थी। कब हुई थी? 1879 में संपन्न हुई थी, ठीक है दोस्तों।
और बसिन की संधि जो 1802 में हुई थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा और प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझा होगा। यदि कोई भी प्रश्न आपके डाउटफुल हो या समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ओके।